students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will initiate a new chapter, relations and functions. सेकेंड चैप्टर है क्लास 11th मैथमेटिक्स का. अच्छा चैप्टर है और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी यूजफुल है इसके कॉन्सेप्ट. वेल, तो देखिए रिलेशन एंड फंक्शंस ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं. पहले हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, देन बाद में फंक्शन डिस्कस करेंगे. हालांकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. फंक्शन जो है वो रिलेशन से ही कनेक्टेड है एक्चुअल में, मैं बताऊंगा आपको. बट पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशन कि भाई रिलेशन क्या होता है. तो अगर डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो डेली लाइफ में आपने काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं. काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, जैसे रिलेशनशिप इन बिटवीन फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर, समझना नहीं बात, स्टूडेंट एंड टीचर, ये भी तो एक रिलेशनशिप ही तो है हमारे पास. मतलब डेली लाइफ के अकॉर्डिंग अगर बात करें. और अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करें कि भाई मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बोला कि अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन, या मान लो सपोज लाइन L1 में कहूँ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ये क्या है? ये दो लाइन के बीच में रिलेशन ही तो है. या मैंने यूं कहा कि x इज द सबसेट ऑफ y, x जो है वो y का सबसेट है, या a इज द सबसेट ऑफ b, तो ये क्या है? a और b में रिलेशनशिप ही तो है. या मैं यूं कहूं कि भाई a इज ग्रेटर देन b, ये भी रिलेशनशिप है. तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस चीज को, तो हर बार मैं दो चीजों पे बात कर रहा हूं. हर बार मैं दो चीजों पे बात कर रहा हूं कि अगर मुझे रिलेशन बनाना है तो मुझे दो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि रिलेशन बताना है तो दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ना भाई, तभी तो उनमें रिलेशन बताएंगे. हालांकि क्लास 12 में आप पढ़ोगे एक रिफ्लेक्सिव, वो एक अलग चीज है. बट अभी हम 11th के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं. तो 11th में अगर अपन एज अ रिलेशन बात करें तो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी हमें अगर हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है. तो जैसे मैंने बोला फादर एंड सन, तो फादर और सन दो ऑब्जेक्ट हो गए. ए इज ग्रेटर देन बी, तो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी. मैंने बोला लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, तो L1 और L2 क्या है? दो ऑब्जेक्ट हो गए. तो हमें रिलेशनशिप बनाने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. बात समझ में आई? ये अभी मैं आपको बस ऊपर ऊपर ही बता रहा हूँ, फिर पूरा अच्छे से डीप में जो डिफाइन करेंगे हम रिलेशन को, वो डिफाइन करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा. पहले मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, फिर जब अच्छा बेस तैयार हो जाएगा फिर हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को अच्छे से. क्योंकि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ चीजें सीखना जरूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, देन फिर हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को बहुत अच्छे से. ठीक है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट पे बात चलेगी और जहां पर भी दो मतलब कि पेयर पे बात आती है, जोड़ा एक तरीके से कहते हैं, तो वो जो पेयरिंग वाली जो चीज है ना, वो आपको पहले सीखनी होगी कि भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स किसी दो ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को लिखा जाए, तो फिर वो जो ऑर्डर है वो कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर. और यही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. जो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर सब आ गया, मैं आप सब कुछ जितनी भी चीजें सब उसको ऐसा हमने ऑब्जेक्ट बोला है. तो दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लिखते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑर्डर जो होता है वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा. उस पेयर को अब हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिकेशन वहां प्रोवाइड किया है. बात समझ में आई? अब ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए A और B, सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट है, लेट A एंड B टू नंबर्स कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, इन ऑर्डर्ड पेयर A, B. इस तरीके से आप ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे A, B. ठीक है? अब यहां पर ये आपको भी दिख रहा है, फर्स्ट है, पहले नंबर पर है, देन that is called first element, or we can say first component, or we can say first member. कुछ भी कह सकते हो आप इसको, तीनों में से. फर्स्ट कंपोनेंट कह लो, फर्स्ट मेंबर कह लो, या फिर फर्स्ट एलिमेंट कह लो. और ये जो बी है ये सेकंड कंपोनेंट हो गया. सेकंड कंपोनेंट कह लो, सेकंड मेंबर कह लो, सेकंड एलिमेंट कह लो. बात समझ आ रही? यही मैंने लिखा हुआ है.
इन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ए इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट मेंबर भी कह सकते हो आप, मैंने लिखा नहीं है बट आप फर्स्ट मेंबर कह सकते हैं। एंड बी इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट और सेकंड एलिमेंट आएगा, सेकंड एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक छोटा सा नोट, और वो नोट क्या, जिस तरीके से मैंने लिखा है ना स्टूडेंट्स, तरीका यही रहेगा लिखने का, जो वे ऑफ राइटिंग है वो यही रहेगा। वी कैन नॉट चेंज वे ऑफ राइटिंग टू डिनोट अ पेयर या वी कैन से ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में आप अपना तरीका नहीं दे सकते। अभी तरीके से मेरा क्या मतलब है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते ऑर्डर्ड पेयर को। ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये किसका सिंटैक्स है, ये तो सेट का सिंटैक्स है। अभी पढ़ा ना आपने इससे पहले चैप्टर सेट, तो ऐसा प्रेजेंटेशन किसका होता है, सेट का होता है। कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस के लिए तो हम सेट यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करने हैं। वी कैन से पैरेंथेसिस, क्या बोलते हैं इनको, पैरेंथेसिस कहते हैं, या फिर स्मॉल ब्रैकेट आप कह लो सिंपली। तो स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा दूसरे ब्रैकेट यूज नहीं करने, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये सिंटैक्स होता है। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस क्यों किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। ये जो चीज है ना, जो हमारा चैप्टर है नेम रिलेशंस, इसको हम डिफाइन करेंगे। और मैंने कहा था कि इसको डिफाइन करने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। उनमें से एक चीज हमने सीख ली ऑर्डर्ड पेयर। अब दूसरी चीज आपको सीखनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसी की हेल्प से हम डिफाइन करने वाले हैं रिलेशन को। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ लिया है सेट्स। ठीक है, सपोज मान लो हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। अब ए और बी का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट किस फॉर्म में हो, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो, तो ऐसे सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? वापिस सुनो। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा फाइंड कैसे करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है, एक सेट होता है, और उस सेट के जो एलिमेंट हैं वो इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट रहते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। बात समझ में आ गई? अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। वेल, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ही होता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं दो सेट से। इससे दो सेट से, सपोज ए और बी कोई दो सेट्स हैं और ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब नल सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट इनके अंदर रहेंगे। तो ए और बी अगर कोई दो सेट्स हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। आगे आगे गई वाली बात कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है, और इस सेट के अंदर क्या होता है, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, whose first element या first component is the element of A and the second component is the element of B and it is denoted by A cross B। एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत फटाक से समझ में आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। सपोज एक सेट हमने लिया A 1 2 और एक सेट मैंने लिया सपोज B स्मॉल a एंड स्मॉल b। ये मैंने सेट लिया है, क्या लिया है, सेट। अब मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। अच्छा, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताऊंगा, उससे पहले छोटी सी बात जो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हो तो इंटरचेंज करते क्या हो जाएगा, बी ए। ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों इक्वल नहीं है। और वैसे भी आपने पढ़ा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होता है, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी होंगे। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट बी है, अलग अलग वैल्यूज है। तो ये तो आपको पहले से पता है कि ये दोनों नॉट इक्वल रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अगेन ए मैंने यहाँ पर
एक सेट लिया है, इसमें दो एलिमेंट है, बी एक सेट है, इसमें भी दो एलिमेंट है। अब मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको लिखने का तरीका ए क्रॉस बी। अब लिखेंगे कैसे, देखिएगा मैंने क्या बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो हम यहां पर कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, और जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाले हैं वो सब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आने वाले हैं। बात समझ आ रही है? अब एलिमेंट कैसे लिखेंगे, अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करते हो, क्या फाइंड करते हो, ए क्रॉस बी, तो पहला एलिमेंट या पहला कंपोनेंट सेट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट बी में से होना चाहिए। मतलब 1 ए के साथ जाएगा, तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा ए, ये 1 ए के साथ, फिर ये 1 बी के साथ, तो 1 कॉमा बी, ठीक है, तो 1 दोनों के साथ हो गया। अब 2 जाएगा 2 ए के साथ, दैट इज 2 कॉमा ए, फिर ये वाला 2 बी के साथ, तो 2 कॉमा बी, और ये क्लोज, सेट क्लोज कर दिया हमने। तो आप खुद देखें ए क्रॉस बी दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये सेट की फॉर्म में है, सेट होता है, सेट में ये जो एलिमेंट है ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। और ऑर्डर्ड पेयर में भी एक चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का, कि अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो पहला जो एलिमेंट है ये सेट ए का होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है ये सेट बी का होना चाहिए। और आप गौर से देखें, पहला एलिमेंट कौन है, 1 1 2 2, और सेट ए में यही दो एलिमेंट है 1 2। आप दूसरा एलिमेंट चेक कर लो, दूसरा एलिमेंट कहां से है, सेट बी में से है। बात समझ आई? लेकिन अगर आपको फाइंड करना होता बी क्रॉस ए, क्या फाइंड करना होता, बी क्रॉस ए, तो अब पहला एलिमेंट बी में से लेना पड़ेगा और दूसरा एलिमेंट ए में से लेना पड़ेगा। अब उल्टा हो जाएगा इनका, मतलब अब पहले ए जाएगा 1 के साथ, फिर ए जाएगा 2 के साथ, फिर बी जाएगा 1 के साथ, फिर बी जाएगा 2 के साथ, और ये सेट हमने क्लोज कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपके कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट द सेट, सेट ही होता है एक तरीके का, इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में भी किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हो तो जो पहला वाला सेट है, जैसे ए यहां पर है, तो पहला एलिमेंट सेट ए में से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी में से होना चाहिए। अब आप गौर से देखें, मैं आपसे पूछूं बताओ ये दोनों सेट इक्वल है क्या, तो दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है। ये एलिमेंट है 1 कॉमा ए, ये एलिमेंट है ए कॉमा 1, और मैंने बताया ना ये नॉट इक्वल होते हैं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, जनरली इक्वल नहीं होते। तो ऐसा नोट हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, ये दोनों नॉट इक्वल रहते हैं। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 3 सेट होते हैं तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। ये तो 2 सेट के ऊपर है, ए और बी। 3 सेट होते हैं देन हम कैसे फाइंड करेंगे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं, ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया, ठीक है, और मैंने वहां पे स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। लेकिन क्या हो अगर कोई एक भी सेट एम्प्टी हो गया, मतलब कोई भी एक सेट अगर नल सेट है, तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे। मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, सपोज मान लो ए कोई सेट है, इसमें सपोज 1 2 है और एक बी सेट है दैट इज नल सेट, कैसे निकालोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको ए क्रॉस बी करना पड़ेगा और यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, तो ये 1 उधर किसके साथ जाएगा, कोई है ही नहीं वहां पे। ये वाला 2 उधर किसके साथ जाएगा, वो तो नल सेट है। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हमें एलिमेंट नहीं मिलेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, नल सेट रहेगा, दैट इज 5, क्योंकि बी क्या था, बी 5 था। तो पता क्या चला, पता ये चला कि अगर दो सेट पे अगर बात करें, दोनों में से अगर एक भी सेट नल सेट हो गया तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। समझ आ रही बात। और अगर दोनों ही नल सेट हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी तो वैसे ही नल सेट आने वाला है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि फर्स्ट इफ एट लीस्ट वन सेट, कम से कम एक सेट भी क्या हो गया, नल सेट, इज नल, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो नल। मतलब कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि मान लीजिए अगर ए सेट जो है ये 5 है या बी सेट जो है ये 5 है, तो जो ए क्रॉस बी मिलेगा ये भी आपको 5 मिलेगा, नल सेट ही मिलेगा। ये हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए सेट ए में कुछ ऐसा ले लूं 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट, और बी आप कुछ भी ले लो, सपोज मैंने ए और बी ले लिया, तो आप खुद देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, या यूं कहूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाओगे इसका, क्योंकि यहां तो डैश लगा हुआ है, 3 के बाद तो नंबर चलते चले जाएंगे 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने कितना बैठेंगे, तो बनता चला जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया कि दो में से अगर एक भी सेट इनफाइनाइट सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट आपको मिलेगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। भाई अगर मैं इनका ए क्रॉस बी निकालता हूं तो वो भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा ना भाई। ये 1 ए के साथ, फिर 1 बी के साथ, फिर 2 जाएगा ए के साथ, फिर 2 बी के साथ, फिर 3 ए के साथ, 3 बी के साथ, फिर 4, फिर 5, फिर से चलता रहेगा एंड सो ऑन इस तरीके से। तो अगर एक भी सेट इनफाइनाइट है तो जो प्रोडक्ट होता है वो भी इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट आ गया, इफ एट लीस्ट वन सेट इज इनफाइनाइट देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीपी लिख देता हूं मैं, is also infinite, is also infinite, वो भी infinite सेट होता है। ये बात समझ में आ गई, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा और सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आएगा, वो क्या, वो बेस्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। कि भाई अगर मान लीजिए आपको 2 सेट दिए जाएं, सपोज मैं इस बार 2 सेट ले लेता हूं ए एंड बी, अगर 2 सेट आपको दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपसे बोल दिया कि एक सेट ले लेते हैं ए, इसमें मैंने ले लिया 1 2 3, और एक सेट मैंने ले लिया बी, इसमें सपोज मैंने ले लिया ए और बी। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए, 3 एलिमेंट्स, एंड इन सेट बी 2 एलिमेंट्स। ए सेट में 3 एलिमेंट्स लिए हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट्स लिए हैं। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए क्या ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? तो ये हम बता सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड करता हूं, क्या फाइंड करता हूं, ए क्रॉस बी, तो 1 जाएगा ए के साथ, तो 1 कॉमा ए, फिर 1 बी के साथ 1 कॉमा बी, फिर 2 ए के साथ 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, देन 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। ये बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद रखना ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, पहला एलिमेंट पहले सेट में से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से, ठीक है। जरा काउंट करो एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6,
देयर इज 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब जरा इसको देखो, इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 3 2 6 और इसमें भी एलिमेंट कितने, 6, तो पॉइंट मिल गया हमें। वो पॉइंट क्या मिल गया देखिएगा, तीसरा पॉइंट, इफ number of elements in set A, let's say P, number of elements in set A is P and number of element in set B is Q। दो सेट लिए, एक सेट A एक सेट B। सेट A में कितने एलिमेंट हैं, लेट्स से P, सेट B है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, Q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, दैट मींस n A क्रॉस B, n लगाया, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वी कैन से कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू क्यू, दैट इज pq, pq मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन गया, देखिएगा भाई, सपोज एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, छोटा सा एक क्वेश्चन अगर पूछूं कि भाई इफ n a is equals to 5 and n b is equals to 3, then find n a क्रॉस b। तो हमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाने के लिए बोलता है तो बना देंगे, और अगर नहीं बोलता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करवाए हैं, तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस ये पॉइंट जरूर लिख देना वहां पर, we know that n a is equals to p and n b is equals to q, then the number of element in a cross b is given by pq, so the answer will be n a cross b is equals to 5 into 2, sorry 3 है, 5 into 3 that is 15, ये हमारा आंसर हो गया। The number of element in the Cartesian product that is 15। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हमने फाइंड कर लिया कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स अच्छे से, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। वेल ये मैंने आपको दो पे बता दिया कि अगर दो सेट हो, ए और बी दो सेट अगर हो, तो कैसे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाता है और कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं। आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब 3 सेट्स अगर हो, 3 सेट्स हो, ए बी और सी, 3 सेट्स हो, तो कैसे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ये सारा इस वीडियो में नहीं आ पाएगा। हालांकि जो रिलेशन को अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे किसी की हेल्प से, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।